सभी को नमस्कार मित्रों। भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट को हम पिछली दो वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित कुछ विशेष उल्लेखनीय मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें एक है 99वां संविधान संशोधन। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी बड़ा ही पेचीदा संविधान संशोधन था, इसको जानना बहुत ज़रूरी भी है। और एक हम पढ़ेंगे पीआईएल और लोक अदालतें। आज हम तीन मुद्दों पे चर्चा करेंगे। पहला जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन वर्ष 2013 में 120वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल संसद में रखा गया। संसद में भी अगर हम बात करें तो ये लोकसभा में रखा गया। 120वां संविधान संशोधन विधेयक था। ये संविधान संशोधन नहीं है, ये संविधान संशोधन विधेयक है और अगर पारित हो जाता है तो संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा। लेकिन अगस्त 2014 में इस 120वें संविधान संशोधन विधेयक की जगह रखा गया 121वां संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। दो बातें क्लियर कर लेनी है कि 120वां संविधान संशोधन विधेयक और 121वां संविधान संशोधन विधेयक एक ही मुद्दे से संबंधित है। अब मुद्दा क्या है आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो 120वां संविधान संशोधन विधेयक रखा गया था 2013 में, इसको वापस लेकर 121वां संविधान संशोधन विधेयक रखा गया। संसद के दोनों सदनों से यह जो विधेयक है वो पारित हो गया और राष्ट्रपति ने इस पर साइन किए 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति जी ने इस पर साइन कर दिए और 1 जनवरी 2015 को यह संविधान संशोधन अधिनियम जो तैयार हुआ वो कौन सा तैयार हुआ, 99वां संविधान संशोधन लागू हो गया। यानी कि 121वां जो संविधान संशोधन बिल था वो पारित होकर 99वां संविधान संशोधन बना और 99वां संविधान संशोधन 1 जनवरी 2015 को लागू हो गया। ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड कि 99वां संविधान संशोधन चर्चा में कैसे आया। अब अपने को देखना है कि इसमें मुद्दा क्या था, क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान में 99वां संविधान संशोधन को न्यायपालिका ने रद्द कर रखा है। तो रद्द क्यों किया, इसमें ऐसे क्या मुद्दे थे, ऐसा क्या उल्लेख था कि न्यायपालिका ने इसका जुडिशियल रिव्यू कर दिया, न्यायपालिका ने इसको न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग करते हुए रद्द कर दिया। तो हम देखते हैं 121वां संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर 99वां संविधान संशोधन बना और 99वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 124 ए, 124 बी और 124 सी 3 नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 124 ए या फिर अनुच्छेद 124 बी या सी को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, हालांकि वर्तमान में इन अनुच्छेदों को दोबारा से रद्द कर दिया है, हम पूरी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। 124 ए, बी और सी 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। अब अपने पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 124 में क्या था, फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 124 बी में क्या था और सी में क्या था। तो पहला देखते हैं अनुच्छेद 124 ए। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी
आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatner.ias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहां नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहां पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोज अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोज ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉयड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। कल हम पढ़ रहे थे कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति हालांकि राष्ट्रपति जी करते हैं, और आपको मैंने बताया था कि वर्तमान में एक कॉलेजियम प्रणाली चर्चा में है और उस कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करते हैं। लेकिन 99वां संविधान संशोधन के द्वारा कॉलेजियम पद्धति को समाप्त कर दिया गया। पहला तो जो कॉलेजियम पद्धति चल रही थी उसको समाप्त कर दिया गया, कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए एक आयोग बना दिया गया जिसका नाम रखा गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, यानी कि हिंदी में इसका होगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग।
का गठन किया गया। यानी कि अनुच्छेद 124 में क्या मुद्दा है? अनुच्छेद 124 ए में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी, लेकिन इसके लिए जो सिफारिश करेगा वो एक आयोग होगा, और उस आयोग का जिक्र किया गया अनुच्छेद 124 ए में। और उस आयोग में कौन कौन होगा? तो देखिए उसमें टोटल कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे। और कौन कौन होगा? एक होगा उसमें चीफ जज ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नंबर 2 पे उसमें 2 अन्य न्यायाधीश, अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, यानी कि एक तो हमारे सीजेआई हो गए, उसके बाद में जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनमें से 2 न्यायाधीश इस आयोग के सदस्य होंगे। तीसरा इसमें होगा भारत सरकार का विधि मंत्री, और इसमें 2 और सदस्य होंगे, उनके बारे में यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया है। एक अलग से कॉलेजियम बनेगा, जो कॉलेजियम पहले इन 2 की नियुक्ति करवाएगा, फिर ये 6 लोग मिलकर, जो एक आयोग पूरा हो गया है, कि राष्ट्रपति को बताएंगे कि किस व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना है। तो एक आयोग बनाया गया जिसमें 6 सदस्य होंगे, एक हमारा सीजेआई होगा, 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, एक भारत सरकार का विधि मंत्री होगा, और 2 अन्य व्यक्ति होंगे जिनके बारे में उल्लेख नहीं किया गया है कि वे 2 कौन होंगे। 6 सदस्य हैं। और इसमें एक बात का जिक्र कर दिया गया कि अगर ये आयोग राष्ट्रपति को किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सिफारिश कर रहा है तो 6 के 6 सदस्यों की सकारात्मक स्वीकृति होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में, इन 6 में से किसी एक ने भी अपना नकारात्मक मत रख दिया कि भाई इस बंदे को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं करना है, तो वह व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता। चलो यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन यहाँ पे एक शब्द लिखा गया विधि मंत्री, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं विधि मंत्री क्या है। विधि मंत्री कार्यपालिका है। विधि मंत्री कार्यपालिका का सदस्य है ना, मंत्री परिषद का सदस्य है विधि मंत्री, तो कार्यपालिका हुआ। और कल भी हम बात कर रहे थे कि कभी भी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कार्यपालिका का कोई रोल नहीं होना चाहिए। अगर कार्यपालिका का रोल है, इसका मतलब लोकतंत्र नहीं है, इसका मतलब संविधान की जो मूलभूत संरचना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तो उसके खिलाफ काम हो रहा है। तो विधि मंत्री अपने आप में किसी भी तरीके से सही नहीं था। अब मान लेते हैं कि किसी न्यायाधीश की, मान लेते हैं कि ए नाम का कोई व्यक्ति है और उसको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, लेकिन विधि मंत्री को लगता है कि नहीं, ये बंदा अपने फेवर का नहीं है, तो विधि मंत्री जी कहेंगे कि नहीं भाई, ए को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न किया जाए। और मैं पहले कह चुका हूं कि 6 के 6 व्यक्तियों का सकारात्मक मत होना चाहिए उस व्यक्ति की नियुक्ति में, लेकिन विधि मंत्री जी ने कह दिया नहीं भाई, मुझे तो ये बंदा अच्छा नहीं लगा, तो उस व्यक्ति की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति नहीं होगी। अब विधि मंत्री को अच्छा नहीं लगा, मतलब कार्यपालिका को अच्छा नहीं लगा, और जो कार्यपालिका को अच्छा लगेगा, इसका मतलब क्या है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका तो एक हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है। तो न्यायपालिका को लगा कि ये जो काम हो रहा है, जो 99वां संविधान संशोधन हो रहा है, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है, ये किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं है। अतः न्यायपालिका ने अपनी न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग करते हुए 99वां संविधान संशोधन रद्द कर दिया। ये तो हो गया, रद्द कर दिया, लेकिन अभी तक हमने अनुच्छेद 124 बी और सी भी देखना है क्या है। तो अनुच्छेद 124 ए में क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का उल्लेख है, उसकी संरचना का उल्लेख है, उसकी जो प्रकृति है उसका उल्लेख है। जो अनुच्छेद 124 बी है, अनुच्छेद 124 बी, हम इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 124 बी में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्यों का उल्लेख है कि करेगा क्या। अनुच्छेद 124 ए में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना और उसकी प्रकृति का उल्लेख है, शब्दों को समझते जाना। और 124 बी में कि कार्य, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करेगा क्या, और सिंपल सा काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज हैं प्लस सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जज हैं, उनकी नियुक्ति के संदर्भ में जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है वो सिफारिश प्रदान करेगा।
किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। इसी तरीके से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश भी कौन करेगा? एनजेक। प्लस हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का संस्थानांतरण, यानी कि जब राष्ट्रपति अपनी अनुच्छेद 222 का प्रयोग करेगा, क्योंकि 222 में लिखा गया है ना कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का संस्थानांतरण कर सकते हैं। तो जब एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का किसी दूसरे उच्च न्यायालय में संस्थानांतरण होना है, तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति को जो परामर्श मिलेगा, जो राष्ट्रपति को सिफारिश मिलेगी, वो कौन देगा? एनजेक। तो 3 कार्य हैं: सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देना, सभी हाई कोर्टों के सभी प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को सिफारिश देना, और सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संस्थानांतरण के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश देना। ये 3 इसके काम रहेंगे एनजेक के। तो अनुच्छेद 124B में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्यों का जिक्र है। सिंपल है। अगला है अनुच्छेद 124C। अनुच्छेद 124C। अनुच्छेद 124C में ये लिखा गया है कि जो एनजेक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, इसके संदर्भ में अगर किसी भी प्रकार का कानून बनाना पड़े, किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना पड़े, तो इसकी जो अंतिम शक्ति रहेगी वो किसके पास रहेगी? संसद के पास। भी एनजेक के कार्य है, अभी हमने पढ़ लिया कि सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनका संस्थानांतरण। अगर इसको कोई और कार्य सौंपना है, या इसके किसी कार्य को कम करना है, या इसकी जो संरचना है, इसकी प्रकृति में किसी भी प्रकार का चेंज करना है, तो ये चेंज करने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद के पास होगा। ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद 124C में। ये हो गया 99वां संविधान संशोधन में क्या कुछ उल्लेख किया गया। अब इसको कोर्ट में चैलेंज कब किया गया, हम उसकी बात देखते हैं। इस संविधान संशोधन को इस आधार पर कोर्ट में चैलेंज किया गया कि यह जो संविधान संशोधन अधिनियम है, ये एक तो न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है, जो निष्पक्षता है, जो स्वतंत्रता है, उस पर एक प्रकार का आक्रमण है। दूसरा, हमारे संविधान के साथ असंगत नहीं है। ये अनुच्छेद 50 का उल्लंघन कर रहा है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को ये तो एक कर रहा है। तो इस आधार पर इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। और जब इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया तो इस मुद्दे को सुनने के लिए एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया। अब आपको संवैधानिक पीठ के बारे में बता दूं, अनुच्छेद 145 में ये लिखा गया है, आर्टिकल 145, कि अगर किसी मुद्दे पे चर्चा करनी है और उसके लिए अगर संवैधानिक पीठ का गठन करना है, तो संवैधानिक पीठ में कम से कम जज जो होते हैं वो कितने होने चाहिए? 5 न्यायाधीश। ये प्रश्न काफी बार आया है कि संवैधानिक किसी भी मुद्दे पर विचार करने के लिए गठित संवैधानिक पीठ में कम से कम कितने न्यायाधीश होने अनिवार्य हैं? तो कम से कम 5, इससे अधिक 6, 7, 10, 20 कितने भी हो सकते हैं। कम से कम 5 न्यायाधीशों की एक पीठ होगी। क्योंकि 2015 का मामला है और 2015 में जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे JS खेहर। तो JS खेहर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ गठित की गई, और 5 न्यायाधीशों में सिर्फ एक न्यायाधीश जे चेलामेश्वर को छोड़कर 4 न्यायाधीशों ने 99वां संविधान संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार करते हुए उसको रद्द कर दिया, उसका न्यायिक पुनरावलोकन करके उसको समाप्त कर दिया। यानी कि 4-1 से ये मामला हल हुआ। 4 न्यायाधीश जो थे, जो कि इस संविधान संशोधन अधिनियम के समाप्त करने के पक्ष में थे, और एक न्यायाधीश जे चेलामेश्वर इस संविधान संशोधन को बनाए रखने के पक्ष में थे। तो इस प्रकार 2015 में एक तो 99वां संविधान संशोधन समाप्त हुआ, प्लस जो एनजेक था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक्ट 2015 था, इसको भी समाप्त कर दिया गया। और इस तरीके से 99वां संविधान संशोधन जो बना था वो पूरे तरीके से समाप्त हो गया है। और ये है अपना 99वां संविधान संशोधन, उसका किस प्रकार से गठन हुआ, उसमें क्या मुद्दे थे और कैसे उसको समाप्त किया गया। दूसरा जो अपना मुद्दा है चर्चा का वो है PIL।
PIL का मतलब क्या होता है? जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हम देखते हैं कि होता क्या है। अगर कार्यपालिका अपने निर्धारित कार्यों को नहीं कर रही है, कार्यपालिका को संविधान के अनुसार बहुत सारे कार्य सौंपे गए हैं, और अगर कार्यपालिका अपना काम नहीं कर रही है, व्यवस्थापिका अपना काम नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो कार्यपालिका अपना निर्धारित कार्य करे और नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें, ये सब करने के लिए क्या होता है कि न्यायपालिका अपने स्तर पर अपने यहाँ पे एक मुद्दा चला लेती है। वो मुद्दा किसी गैर सरकारी संगठन द्वारा चलवाया जा सकता है, या न्यायपालिका किसी मीडिया की खबर के आधार पर, किसी अखबार की खबर के आधार पर मामले को अपने यहाँ पे चला लेती है अपने आप। यानी कि किसी भी प्रकार का केस दायर करने की आवश्यकता नहीं होती। न्यायपालिका ये देखती है कि भाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अपना निर्धारित कार्य नहीं कर रही, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो न्यायपालिका अपने स्तर पर किसी गैर सरकारी संगठन की शिकायत पर, किसी अखबार की खबर से, किसी मीडिया की खबर से अपने यहाँ पे मामला चला लेती है। तो इसको बोलते हैं जनहित याचिका। और जनहित का अर्थ क्या है? जनहित का अर्थ यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत हित की बात नहीं की जाएगी, सामूहिक हित होना चाहिए, पूरे समाज का हित होना चाहिए। अगर कार्यपालिका के किसी कृत्य से किसी प्रॉपर एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका जनहित याचिका नहीं लगाएगी। लेकिन समाज के एक बड़े हिस्से के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो जनहित याचिका अपने पर लगा ली जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि इसमें व्यक्तिगत हितों की बजाय सामूहिक हितों को प्राथमिकता दी जाती है। जनहित याचिका PIL की अवधारणा है वो भारत में 80 के दशक में आई, 1980 के दशक में। और अगर इसके जनक की हम बात करें, भारत में अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में PIL या फिर जनहित याचिका के जनक कौन है, तो इसमें हमारे जो न्यायाधीश हैं PN भगवती, और प्लस में एक और न्यायाधीश का नाम भी जुड़ता है, वो है VR कृष्ण अय्यर। अगर इन दोनों में से आपसे पूछा जाए और आपको किसी एक को ही चूज करना है, तब आप PN भगवती को ही चूज करेंगे। लेकिन A और B ऐसा ऑप्शन आ जाता है भी PN भगवती भी ऑप्शन में है और VR कृष्ण अय्यर भी ऑप्शन में है, तब आपको A और B दोनों करना है। इन दोनों का रोल है, लेकिन बड़ा रोल जो है वो PN भगवती का है। और अगर मान लेते हैं इसमें एक शब्द और आता है, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको लिख लेता हूँ। एक शब्द और आता है जिसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जनहित याचिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, न्यायपालिका हर मुद्दे पे जनहित याचिका लगानी शुरू कर जाती है, न्यायपालिका बहुत अधिक एक्टिव हो गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यायिक सक्रियता। यानी कि न्यायपालिका बहुत अधिक सक्रिय है, बहुत अधिक एक्टिव है। तो इसमें 2-3 बातें पढ़ने लायक है। कार्यपालिका अपना निर्धारित कार्य नहीं कर रही, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो किसी भी गैर सरकारी संगठन, किसी मीडिया की खबर, किसी अखबार के आधार पर जनहित याचिका लगाई जा सकती है। जनहित याचिका व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं लगाई जाती, इसमें सामूहिक हित होना चाहिए। अगर बहुत अधिक जनहित याचिकाएं लग रही है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यायिक सक्रियता। भारत में इनके जनक कौन माने जाते हैं? PN भगवती और BR कृष्ण अय्यर। जनहित याचिका का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में कब आया? 1980 के दशक में। और एक बात, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो ये कॉन्सेप्ट आया है USA से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगर प्रश्न आ जाए कि PIL की अवधारणा जो भारत में है वो कहाँ से प्रभावित है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है। और दूसरी बात, जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता, PIL, इन शब्दों का उल्लेख, इन कॉन्सेप्ट का उल्लेख संविधान में नहीं है। इनका डायरेक्ट संविधान से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि वर्तमान ये जो मुद्दे हैं वो चर्चा में है, इसलिए हमने इसका यहाँ पे जिक्र कर लिया है। अगला है लोक अदालत। देखिए, जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे DPSP, तो उसमें हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, जो आर्टिकल है अनुच्छेद 39A।
और अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो हमने वहाँ पे इसके बारे में उल्लेख किया था कि निशुल्क न्याय और विधिक सहायता को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 39A को जोड़ा गया था, जिसमें क्या है, सभी को निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होगी। और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने एक संस्था का भी जिक्र किया था, नलसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। और आपको ये भी आइडिया होगा कि 1987 में हमने एक अधिनियम भी बनाया था, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। दोबारा से बता देता हूं, डीपीएसपी में एक आर्टिकल पढ़ा 39A। 39A में लिखा गया था कि राज्य सभी को निशुल्क न्याय और विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। दो बातें, और निशुल्क न्याय और विधिक सहायता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विधिक सहायता प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया और इसके लिए एक संस्था बनाई गई, नलसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, फिर स्टेट विधिक सेवा प्राधिकरण और डिस्ट्रिक्ट विधिक सेवा प्राधिकरण। ये कुछ संस्थाओं की बात हमने की थी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो एक नया कॉन्सेप्ट हमारे संविधान से संबंधित है, हालांकि संविधान में उल्लेख नहीं है, वो क्या है, वो है लोक अदालतें। लोक अदालत, लोक अदालत का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को सस्ता न्याय प्राप्त हो सके और शीघ्र प्राप्त हो सके। लोक अदालतों का जनक भी अगर भारत में पूछे तो वो कौन है, PN भगवती। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोक अदालतों का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में आया, लेकिन भारत में सबसे पहले कहां पर आया, तो इसका उत्तर होगा गुजरात। सबसे पहले गुजरात में पहली लोक अदालत स्थापित की गई थी। अब लोक अदालत में क्या होता है, 3 सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या कितनी है, 3, जिसमें एक तो न्यायाधीश या फिर भूतपूर्व न्यायाधीश होगा। वो किसी भी स्तर का हो सकता है, चाहे वो सेशन कोर्ट का न्यायाधीश है, वो जिला कोर्ट का न्यायाधीश है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी किस्म का वो न्यायाधीश है, चाहे वो मौजूदा है या फिर पहले रह चुका है, भूतपूर्व न्यायाधीश होगा। प्लस उसमें 2 विधिवेता होंगे, 2 समाज सेवी होंगे जो लोकल नागरिक भी हो सकते हैं। तो ये 3 सदस्यों की एक संस्था होगी जो कि लोक अदालतों के रूप में काम करेगी। अब इसमें जो मामले सुने जाएंगे उसमें वादी और प्रतिवादी दोनों की सहमति आवश्यक है, यानी कि जिसने आरोप लगाया है, जिस पर आरोप लगाया है, दोनों ये चाहते हो कि भाई हमारे मामले को ये लोक अदालत सुने, तो लोक अदालत सुन लेगी, वरना तो नहीं सुनेगी। यानी दोनों लिखित रूप में ये रिक्वेस्ट करेंगे लोक अदालत से कि भाई हमारे मामले की यहाँ पे सुनवाई की जाए। और अगर दोनों ने लिखित रूप में ये निवेदन किया कि भाई हमारे मामले को सुना जाए और लोक अदालत ने उस मामले को सुना और लोक अदालत ने अपना निर्णय दे दिया, तो आपको ये बता दूं, तो उस लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध कहीं पर भी अपील करने की गुंजाइश नहीं होती। देखिए, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है तो हम उसकी अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन लोक अदालतों ने जो निर्णय दे दिया उसके बाद उसकी अपील करने की गुंजाइश नहीं है, यानी कि उसको अन्यंतर कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो यह लोक अदालत, PN भगवती इसके जनक हैं। भारत में सबसे पहले गुजरात में लोक अदालत स्थापित की गई। लोक अदालत में 3 सदस्य होते हैं, एक न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश प्लस 2 लोकल नागरिक जो समाज सेवी हैं, विधिवेता हैं, जिनको कानून का थोड़ा बहुत ज्ञान है। ये 3 लोग लोक अदालत के रूप में काम करेंगे। वादी और प्रतिवादी की सहमति आवश्यक है और लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध कहीं पर भी अपील करने की गुंजाइश नहीं है। तो 99वां संविधान संशोधन, PIL और लोक अदालत, तीनों के बारे में हमने जिक्र कर लिया। कल जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो होगा हाई कोर्ट। तो कल मिलते हैं मित्रों। और बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो भी विषय है, जो मुद्दा है, अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो और वीडियो को शेयर किया करो।